नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आया हूं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, यानी भारत में मुद्रा पूर्ति की माप। देखिए बच्चों, भारत में मुद्रा पूर्ति की माप को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अ मनी सप्लाई, यानी मुद्रा पूर्ति किसे कहते हैं। ठीक है, मुद्रा पूर्ति का अभिप्राय होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत उपस्थित मुद्रा की कुल मात्रा, यानी कि विद इन अ टाइम पीरियड हमारी इकोनॉमी में टोटल जितना भी मनी का स्टॉक अवेलेबल है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसे कहा जाता है मनी सप्लाई। तो मुद्रा पूर्ति का अभिप्राय हो गया देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि में उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा, यानी कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर हमारी इकोनॉमी में कितना टोटल मनी का स्टॉक अवेलेबल है, इसे मनी सप्लाई कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, हमारे देश में मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए वर्तमान में 4 मापों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम 1967 के पहले की बात करें तो बिफोर 1967 यानी 1967 से पहले मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए केवल संकुचित मुद्रा यानी नैरो कॉन्सेप्ट ही यूज में लिए जाते हैं। वाइडर कॉन्सेप्ट यानी कि व्यापक मुद्रा को यूज में नहीं लिया जाता था। 1967 से पहले केवल संकुचित मुद्रा अवधारणा का ही प्रयोग किया जाता था। संकुचित मुद्रा अवधारणा का ही प्रयोग किया जाता था, जिसे कहा जाता है नैरो मनी कॉन्सेप्ट, जिसे कहा जाता है बच्चों नैरो मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए, लेकिन आफ्टर 1967 या यूं बोल दीजिए 77 से हमारी इकोनॉमी में फ्रॉम द 1977 से मुद्रा पूर्ति की 4 मापों का प्रयोग किया जाता है। 1977 से हमारे देश में मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए बच्चों 4 मापों का प्रयोग किया जाता है। तो 1977 से मुद्रा पूर्ति की माप, और मुद्रा पूर्ति के जो 4 माप है उनमें कौन कौन सी आती है। फर्स्ट आती है M1, सेकंड आती है M2, थर्ड आती है M3 और फोर्थ आती है M4। इन 4 मुद्रा की मापों का प्रयोग किया जाता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए। और इन सब मापों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि M1 के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है, M2, M3, M4 इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर M1 की, कि M1 में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। तो बच्चों M1 में इंक्लूड होता है C प्लस DD प्लस OD, इन 3 चीज़ों को M1 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब C का मतलब समझिए, C का मतलब होता है जनता के पास रखे सभी प्रकार के सिक्के एवं करेंसी नोट, यानी ऑल कॉइन एंड करेंसी नोट हेल्ड विद द पब्लिक, यानी पब्लिक के पास जितने भी करेंसी नोट और कॉइन रखे हुए उन सबको C कहा जाता है। यानी जनता के पास सभी प्रकार के सिक्के एवं करेंसी नोट, इन सबको बच्चों कहा जाता है C। बात करते हैं DD का मतलब होता है व्यापारिक बैंकों के पास जनता की मांग जमाएं। अब मांग जमाओं का मतलब अभी समझते हम लोग कि मांग जमाएं किसे कहा जाता है, यानी डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक्स। तो जनता के व्यापारिक बैंकों के पास जनता की मांग जमाएं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले मांग जमाओं के बारे में कि मांग जमाएं किसे कहा जाता है। और लास्ट आता है बच्चों ओडी का मतलब होता है आरबीआई के पास रखी अन्य जमाएं। इनको सबको किसमें शामिल किया जाता है? ओडी में। ओडी के अंदर आता है आरबीआई
के पास रखी अन्य जमाएं, इन सबको कहा जाता है ओडी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये मुद्रा की सबसे पहली माप हुई M1 और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। M1 को नैरो कॉन्सेप्ट यानी कि संकुचित मुद्रा, संकुचित मुद्रा या संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों M1 क्या होती है हमारे पास? संकुचित मुद्रा, संकीर्ण मुद्रा, यानी इसे नैरो कॉन्सेप्ट के फॉर्म में जाना जाता है। अब बच्चों मैं आपको समझाता हूं कि मांग जमाएं किसे कहा जाता है और अवधि जमाएं किसे कहा जाता है। मांग जमाएं यानी डिमांड डिपॉजिट्स और अवधि जमाएं यानी टाइम डिपॉजिट्स। मांग जमाएं वो जमाएं होती है जिन्हें जब भी कस्टमर व्यापारिक बैंकों से मांगेगा तब कस्टमर को व्यापारिक बैंक इन जमाओं को वापस देंगे, इन्हें मांग जमाएं क्या कहा जाता है। जैसे आपका बचत खाता और चालू खाता दोनों मांग जमाएं होती है, क्योंकि बचत खाते की राशि और चालू खाते की राशि की जब भी आप व्यापारिक बैंकों से डिमांड करते हैं तो व्यापारिक बैंक आप लोगों को वापस उस पैसे को रिटर्न कर देते हैं। इन्हें मांग जमाओं के रूप में यानी डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में जाना जाता है। अवधि जमाएं जिन्हें सावधि जमाएं भी बोला जा सकता है यानी कि टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स बच्चों एक ऐसी जमा होती है जिन्हें कस्टमर बैंक में एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए करवाता है और जब तक वो टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम इस पैसे की डिमांड नहीं कर सकते। इसे टाइम डिपॉजिट्स यानी कि अवधि जमाएं कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मांग जमाओं शब्द का प्रयोग करा गया है। अब हमारा यह पहला मेजर कंप्लीट होता है जिसे हमने कहा है M1। दूसरे मेजर की बात करते हैं बच्चों और दूसरा मेजर आता है हमारे पास M2। देखिए M2 में क्या शामिल होता है? M2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस, यानी पूरा M1 ये सारी ही चीजें ऑलरेडी किसके अंदर इंक्लूड होती है? M2 के अंदर। ठीक है, तो M1 प्लस व्यापारी डाकघर की बचत जमाएं, डाकघर की बचत जमाएं यानी डाकघर के अंदर जो बचत जमाएं वो भी किसका पार्ट बनती है? हमारे पास M2 का पार्ट बनती है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम M3 जिसे व्यापक मुद्रा यानी कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट, व्यापक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। M3 को कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से। ठीक है, वाइडर कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और बच्चों M3 में वापस M1 भी इंक्लूड होता है, लेकिन अब इंक्लूड होती है व्यापारिक बैंकों के पास जनता की अवधि जमाएं यानी टाइम डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कॉमर्शियल बैंक। तो व्यापारिक बैंकों के पास, व्यापारिक बैंकों के पास जनता की अवधि जमाएं, अवधि जमाएं जो कस्टमर ने व्यापारिक बैंकों में फिक्स्ड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करवाई हुई है और जब तक वो टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक कस्टमर इस पैसे की व्यापारिक बैंकों से डिमांड नहीं कर सकता। इसे कहा जाता है M3। और फोर्थ आता है बच्चों M4। M4 में पूरा M3 इंक्लूड होगा यानी M4 इज इक्वल्स टू M3 प्लस डाकघर की समस्त जमाएं। M2 के अंदर था डाकघर की बचत जमाएं, लेकिन M3 में प्लस होकर के आएगा जो M4 बनेगा डाकघर की समस्त जमाएं। समस्त जमाएं किसको छोड़कर? राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर, राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर, है ना। ये किसके अंदर इंक्लूड होता है? M4 के अंदर इंक्लूड होता है। तो बच्चों ये मुद्रा की पूर्ति की 4 माप होती है जिनका प्रयोग देश में मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए किया जाता है। हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय बचत पत्रों के बारे में। राष्ट्रीय बचत पत्र, सपोज करिए आपके पास पैसा रखा हुआ है, ठीक है, पैसे की आप सेविंग कर रहे हो और कुछ ज़्यादा ही सेविंग करते हो, तो अगर पैसे की बहुत ज़्यादा सेविंग करने से इकोनॉमी के अंदर पैसा सर्कुलेट होना यानी मनी का सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है इसको आप सेविंग की फॉर्म में घर पर मत रखिए, आप एक काम करिए हमसे NSC परचेज कर लीजिए यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी राष्ट्रीय बचत पत्र परचेज कर लीजिए और जब भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रीय बचत पत्र को वापस आप कैश में कन्वर्ट करा लीजिए। यानी कि उस पैसे का आप क्या परचेज कर सकते हो इंडियन गवर्नमेंट
पॉइंट से NSE परचेज कर सकते हो किसी भी बैंक के थ्रू, ठीक है। अब फिर क्या होगा कि जब आप NSE परचेज करोगे तो वो आपका जो कैश पैसा है वो बैंक में जाएगा और बैंक उस पैसे को इकोनॉमी के अंदर क्या कर लेगा, सर्कुलेट कर लेगा। बेटर है कि आपके पास मनी रिजर्व रखिए, उससे बढ़िया तो वो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो जाए। इसलिए यहाँ पर पे आपके लिए क्या अवेलेबल करवाया जाता है, राष्ट्रीय बचत पत्र, जिसे NSE कहा जाता है, ठीक है। अब बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। तरलता का मतलब समझिए, उस बात को समझने के लिए लिक्विडिटी। तरलता का मतलब होता है वो चीज़ जिसे आप कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो, उसे तरलता कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा है एसेट से, तो उसको बेच करके आप क्या कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो कैश की फॉर्म में। वो चीज़ जिसे कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है उसे लिक्विडिटी या तरलता कहा जाता है। तो इन चारों फॉर्म में तरलता का जो घटता हुआ क्रम है वो कैसा है, तरलता का घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे अपन इनको, घटता हुआ क्रम। देखिए सबसे ज़्यादा तरल होती है M1, फिर उससे कम तरल मानी जाती है M2, फिर उससे कम तरल मानी जाती है M3, फिर सबसे कम तरल मानी जाती है M4। यानी तरलता का घटता हुआ क्रम है M1 इज ग्रेटर देन M2 इज ग्रेटर देन M3 इज ग्रेटर देन M4। ये बच्चों तरलता का घटता हुआ क्रम होता है जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो बच्चों ये क्लास होती है आज हमारी मुद्रा पूर्ति की माप की। हमारे YouTube चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपको चैनल के थ्रू प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू।